नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 4 दिसंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। साथियों, आज के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कल के वीडियो में हम लोग कर लिया जाएगा। आज सिर्फ आज का करंट अफेयर हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, पहला करंट अफेयर हमारे सामने है मनाली मीनाक्षी क्षीर सागर। मनाली मीनाक्षी क्षीर सागर जिनका तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर यानी कि कुलपति बनी है। मीनाक्षी क्षीरसागर 100 साल में नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति हो गई है। कुलपति साथियों, इनको कुलपति को अंग्रेजी में कहा जाता है वाइस चांसलर। वाइस चांसलर। और जो चांसलर होता है साथियों किसी विश्वविद्यालय का, तो दो प्रकार के विश्वविद्यालय होते हैं। एक राज्य विश्वविद्यालय है, तो राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर राज्यपाल होता है। और केंद्रीय जो विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, उसका चांसलर यानी कि हिंदी में कुलाधिपति कहते हैं, उसका चांसलर होता है साथियों राष्ट्रपति। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर या कुलाधिपति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। और राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर कौन होता है? राज्यपाल। अगला करंट अफेयर मिलिट्री एक्सरसाइज से, सैन्य अभ्यास से। एक्यूवरीन नाम का एक अभ्यास होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज होता है हमारे भारत और मालदीव के मध्य। वार्षिक सैन्य अभ्यास है, हर साल एक सैन्य अभ्यास होता है। अभ्यास एक्यूवरीन इस वर्ष 2025 हमारे भारत के केरल में हुआ। अभ्यास एक्यूवरीन हर साल होता है, वार्षिक है, भारत और मालदीव के मध्य साथियों। एक्यूवरीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मित्र होता है। एक्यूवरीन का शाब्दिक अर्थ मित्र होता है। और इस अभ्यास की शुरुआत जो है वह 2009 ईस्वी में हुई थी। अभ्यास एक्यूवरीन भारत और मालदीव के मध्य 2009 में शुरू हुआ था। अगला करंट अफेयर साथियों दिवस से। 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स के प्रति जागरूकता के लिए विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को हर साल कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कंप्यूटर लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए। 3 दिसंबर को हर साल दिव्यांग जन सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है, जिसे पूर्व में विकलांग कहा जाता था साथियों। ये साथियों तीनों दिवस लगातार 1, 2, 3 दिसंबर को और बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिवस से अमूमन प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई, किस वर्ष से यह शुरू हुआ। दूसरी बात कि वर्तमान में जैसे 2025 का इस दिवस का थीम क्या था, यह हमारी परीक्षाओं में रहता है, तो हम उन सभी चीजों को कवर किए हैं, कलेक्ट किए आपके लिए। देखिएगा, विश्व एड्स दिवस 1988 में शुरू होता है। इसका थीम 2025 का था व्यवधान पर विजय, एड्स प्रत्युत्तर में सुधार। व्यवधान पर विजय, एड्स प्रत्युत्तर में सुधार, यह थीम था 2025 विश्व एड्स दिवस का। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यह 2001 में शुरू होता है। एनआईआईटी संस्थान के द्वारा शुरू किया जाता है, नीट लिमिटेड के द्वारा शुरू किया जाता है 2001 में, जिसका 2025 का थीम था साथियों समावेशी भविष्य के लिए डिजिटल कौशल। समावेशी भविष्य के लिए डिजिटल कौशल 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस का थीम था। 3 दिसंबर दिव्यांग जन सशक्तिकरण दिवस। यहाँ साथियों इसकी शुरुआत 2019 ईस्वी में होती है। यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2019 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस की शुरुआत होती है, तो थोड़ा सा नवीन है साथियों, 6 वर्ष पूर्व में ही शुरू हुआ है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस 2019 यूएन द्वारा शुरू किया गया। थीम क्या था? इस वर्ष 2025 का थीम था सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए दिव्यांग समृद्ध समाजों का निर्माण। सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए दिव्यांग समृद्ध समाजों का निर्माण करना थीम था दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस 2025। अगला करंट अफेयर है जीआई टैग से। अभी हाल ही में किस राज्य में 5 जीआई टैग का दर्जा एक साथ दिया गया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 5 उत्पाद, 5 प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया। कौन कौन से है वो? तो देखिएगा, पहला है ओरायूर कॉटन साड़ी। ओरायूर कॉटन साड़ी तमिलनाडु का जीआई टैग इसको प्रदान किया गया। दूसरा है कविंदा पडी। कविंदा पडी नट्टू सक्कर। ये साथियों यह गुड़ होता है, एक प्रकार का विशेष प्रकार का गुड़ है, कविंदा पडी नट्टू सक्करई। और तीसरा है नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर। भोजन बनाने वाले विशेष प्रकार का बर्तन है, विशेष व्यंजन बनाने वाला, नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर। और चौथा है साथियों थुयमल्ली चावल है, विशेष प्रकार का तमिलनाडु का चावल है थुयमल्ली चावल। और पांचवा है अब्बा समुद्रम। अब्बा समुद्रम चोप्पू सामान। अब्बा समुद्रम चोप्पू सामान, यह लकड़ी का खिलौना होता है साथियों, लकड़ी का खिलौना होता है। इन पांचों को तमिलनाडु में जीआई टैग अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। जीआई टैग से संबंधित प्रश्नों को हम देख लें।
जीआई एक्ट हमारे देश में जीआई एक्ट हमारे देश में 1999 में बनता है और 2003 में यह लागू होता है। पहला जीआई टैग 2004 में दिया जाता है दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग दिया जाता है पश्चिम बंगाल का। और साथियों, इसका रजिस्ट्रार कार्यालय चेन्नई में स्थित है। चेन्नई में इसका रजिस्ट्रार कार्यालय स्थित है। जीआई टैग का रजिस्ट्रार कार्यालय स्थित है। किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है तो उसकी वैलिडिटी 10 साल होती है। इसकी वैधता 10 साल होती है। केंद्र सरकार ने हमारे देश में 2030 तक 10,000 जीआई टैग देने का लक्ष्य रखा है। 10,000 उत्पादों को जीआई पहचान देने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। जीआई का फुल फॉर्म होता है साथियों जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन हिंदी में से कहा जाए, हिंदी में से भौगोलिक पहचान होता है। किसी भी क्षेत्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय या वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जीआई में उसको सम्मिलित किया जाता है। अगला करंट अफेयर है आरबीआई में अपॉइंटमेंट से। अभी हाल ही में साथियों आरबीआई ने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया उषा जानकी रमन को। ऊपर तस्वीर दिख रही है, उषा जानकी रमन नाम है, उषा जानकी रमन। इनको अभी हाल ही में आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। उषा जानकी रमन किसमें? आरबीआई में। तो आरबीआई के प्रश्नों को आप स्टैटिक जीके के प्रश्नों को याद रखिएगा। आरबीआई का गठन आरबीआई एक्ट 1934 के तहत होता है। इसका गठन 1935 में होता है और इसका इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन होता है साथियों। राष्ट्रीयकरण होता है 1949 ईस्वी में। और बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट भी आता है, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट भी आता है 1949 में। इसी के अंतर्गत आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है साथियों आरबीआई, बैंकों का बैंक है आरबीआई। बैंकों का साख नियंत्रण करने वाला बैंक है आरबीआई। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर अगर पूछा जाए, आरबीआई का प्रथम गवर्नर स्थापना के समय पूछा जाए तो ओ स्मिथ। और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जाए, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख, सीडी देशमुख साहब। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर अगर पूछा जाए, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है तो संजय मल्होत्रा जी हैं। संजय मल्होत्रा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है आरबीआई का? तो हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है, लेकिन पूर्व में यह कोलकाता में था। आरबीआई की स्थापना के समय 1935 में कोलकाता में हेडक्वार्टर बनता है आरबीआई का। 1937 से मुंबई में मुख्यालय शिफ्ट हो जाता है। अगला करंट अफेयर है साथियों, सीबीआईसी का अपॉइंटमेंट हुआ है हमारे देश में। सीबीआईसी अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं विवेक चतुर्वेदी जी। सीनियर आईएएस अधिकारी विवेक चतुर्वेदी जी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे अंग्रेजी के शॉर्टकट में सीबीआईसी कहा जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी। जैसे साथियों डायरेक्ट टैक्स के लिए एक सीबीडीटी संस्थान होता है जिसके प्रमुख है रवि अग्रवाल। सीबीडीटी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, यह साथियों इसके प्रमुख रवि अग्रवाल है। और सीबीआईसी ये अप्रत्यक्ष कर वाला एक रेगुलेशन बॉडी है। इस सीबीआईसी में हेड है विवेक चतुर्वेदी, अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। और इस सीबीआईसी की स्थापना की बात करें तो 1944 में सीबीआईसी की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। सीबीआईसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अगला करंट अफेयर है एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों बैंकों को डी सिब का दर्जा प्रदान किया गया था, डीएसआईबी का दर्जा प्रदान किया गया था। उसी दर्जे को बरकरार रखा गया है, अभी हाल ही में यही चर्चा में है। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन तीनों बैंकों को डीएसआईबी का दर्जा दिया गया। डीएसआईबी क्या होता है उससे पहले इसका फुल फॉर्म देखिएगा।
डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक। डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक डीसिप का फुल फॉर्म है। इस डीसिप की शुरुआत की गई थी 2014 ईस्वी में। होता क्या है, अगर साथियों देश में कोई आर्थिक संकट आता है, वित्तीय इमरजेंसी आती है, तो ये तीनों जो बैंक हैं वो हमारे देश के आर्थिक संकट को उबारने के लिए पर्याप्त है। ये तीनों बैंक में से कोई भी एक बैंक हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकता है, गति दे सकता है। अगर कोई खुदा न खास्ता, ईश्वर न करे, कोई भी आर्थिक आपदा आती है हमारे देश में, तो यह तीनों बैंक उसको संभाल लेंगे। इस प्रकार का दर्जा है ये एसबीआई, या आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। और ये तीनों के साथ में कैपिटल जो है, पूंजी, ये कई देशों के जीडीपी से भी ज्यादा है ये तीनों बैंक का, इसीलिए इनको डी एसआईबी का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला करंट अफेयर है साथियों, एक मशहूर ऑस्कर विजेता और ब्रिटिश नाटककार, पटकथा लेखक, जिनका अभी हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका नाम है टॉम स्टॉपर्ड। टॉम स्टॉपर्ड की 88 वर्ष की आयु में डेथ हो गए, निधन हो गया। यह ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश नाटककार और ऑस्कर विजेता साथियों। ऑस्कर विजेता पटकथा लेखक थे टॉम स्टॉपर्ड, जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला करंट अफेयर है साथियों इसरो से। इसरो के वर्तमान प्रमुख वी नारायणन जी ने इसरो के वर्तमान प्रमुख वी नारायणन जी ने देश का पहला निजी नेविगेशन सेंटर की स्थापना की। पहला, हमारे देश का पहला निजी नेविगेशन केंद्र एसएन की स्थापना की शुरुआत की। कहां पर? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी में देश का पहला निजी नेविगेशन सेंटर एसएन का शुरुआत किया गया। पूछा जाए एसएन का फुल फॉर्म क्या है, तो अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। एसएन का पूर्ण रूप है साथियों। एसएन क्या है? एसएन देश का पहला निजी नेविगेशन सेंटर है, जिसे तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसका शुभारंभ किसने किया? इसरो के वर्तमान में जो प्रमुख है वी नारायणन जी। इसरो इसरो से क्वेश्चन को देखिए साथियों, इसरो का गठन होता है 1969 ईस्वी में, और इसरो का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, वैधानिक दर्जा दिया जाता है, इसको अंतरिक्ष आयोग के अधीन किया जाता है 1972 ईस्वी में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बंगलुरु में। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में साथियों। अगला करंट अफेयर है साथियों, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना। देश का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा किसे प्रदान किया गया? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली को। ये होता क्या है, तो जल का साथियों, जल का, पानी का पुनर्चक्रण और स्मार्ट वाटर सिस्टम का उपयोग करना। मतलब कि इस एयरपोर्ट में जितना साफ पानी यूज किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, उतने ही पानी जो है प्रकृति में छोड़ा जा रहा है। जितना प्रकृति से लिया जा रहा है उतना प्रकृति को दे दिया जा रहा है। मतलब कोई भी क्रेडिट नहीं रखा जा रहा है प्रकृति से साथियों। तो यही होता है वाटर पॉजिटिव। अगला करंट अफेयर है साथियों, बिजली उत्पादन क्षमता से। 31 अक्टूबर 2025, 31 अक्टूबर 2025 तक हमारे देश में कुल कितना बिजली यानी कि ऊर्जा उत्पादन क्षमता हो गया? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन साथियों। इसमें से आंकड़े डायरेक्ट हमारे परीक्षाओं में देखने को मिले हैं, आगे भी मिलेंगे। जैसे हमारे देश में परमाणु ऊर्जा क्षमता वर्तमान में आज की डेट में कितनी है, 2025 में कितनी है? ये आंकड़ा 31 अक्टूबर 2025 तक का है कि पूरा हमारे देश में पूरा बिजली क्षमता कितना हो गया है, तो 5.05 लाख मेगावाट। ये जो है साथियों जीवाश्म और गैर जीवाश्म सभी संसाधनों से, सभी इक्विपमेंट से, सभी मशीनों से, सभी संयंत्रों से जो भी बिजली ऊर्जा उत्पादित किया जाता है उसका डिटेल है। 5.05 लाख मेगावाट हमारे देश में बिजली क्षमता, उत्पादन क्षमता हो गए। जो साथियों दो प्रकार से बिजली पैदा किया जाता है, एक होता है जीवाश्म ईंधन से, एक होता है गैर जीवाश्म ईंधन से। तो जीवाश्म ईंधन से हमारे देश में 2.45 लाख मेगावाट बिजली पैदा हो रहा है। 2.45 लाख मेगावाट। जीवाश्म ईंधन में जो आता है साथियों कोयला, गैस और डीजल। फिर आता है बारी गैर जीवाश्म का। गैर जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके हमारे देश में 2.59 लाख मेगावाट बिजली पैदा हो रहा है। 2.59 लाख मेगावाट। इसमें क्या आता है? इसमें सौर ऊर्जा आता है, जिसकी क्षमता वर्तमान में हमारे देश में 1.29 लाख मेगावाट हो गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, सोलर एनर्जी वर्तमान में हमारे देश में 1.29 लाख मेगावाट उत्पादित हो रहा है। और सेकेंड पर है पवन ऊर्जा, जो 0.53 लाख मेगावाट
बिजली उत्पादन हो रहा है पवन ऊर्जा से। और ये तो साथियों सबसे इम्पोर्टेंट है, परमाणु विद्युत ऊर्जा क्षमता कितना हमारे देश में है आज के डेट में, तो 8780 मेगावाट है, यानी 8780 मेगावाट ये परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन क्षमता हमारे देश का वर्तमान में है। अगला करंट अफेयर है साथियों, एक नवीन प्रकार की बीमारी दुनिया भर में फैल रही है, इसकी जानकारी डब्ल्यूएचओ ने दी। नाम है उस बीमारी का स्क्रोमेटिंग सिंड्रोम। स्क्रोमेटिंग सिंड्रोम डब्ल्यूएचओ ने बताया कि इसकी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसके जो पेशेंट है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। किसके कारण हो रहा है? तो गांजा के कारण हो रहा है, जिसे कैनाबिस कहा जाता है। कैनाबिस सेवन करने वाले लोगों में एक नवीन बीमारी दिखी जा रही है, स्क्रोमेटिंग सिंड्रोम। डब्ल्यूएचओ ने इसके प्रति चेतावनी दी और कहा कि मरीजों की संख्या इसकी बढ़ रही है। किसने? डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका इसका गठन होता है इसका गठन होता है साथियों 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। इसी उपलक्ष्य में हर साल 7 अप्रैल को डब्ल्यूएचओ स्थापना दिवस मनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ स्थापना दिवस जिसे कहते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? टेड्रोस अघानम घेब्रियस। टेड्रोस अघानम घेब्रियस। टेड्रोस अघानम अघानम घेब्रियस इसके प्रमुख है वर्तमान में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? इसका मुख्यालय है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर स्थित है। अगला करंट अफेयर है साथियों, अभी हाल ही में हमारे देश के बीएसएफ के जो डीजीपी थे, बीएसएफ के जो डीजी थे वो रिटायर हो गए। नाम उनका दलजीत सिंह चौधरी साथियों। दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी साहब सेवानिवृत्त हो गए। ये सेवानिवृत्त हो गए, बीएसएफ के डीजी थे। तो इसी पोस्ट का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है इनको। इनका नाम साथियों प्रवीण कुमार, याद रखेंगे। आईटीबीपी के जो डीजी हैं, प्रमुख है प्रवीण कुमार, उनको बीएसएफ का कार्यभार सौंपा गया है। क्यों? तो बीएसएफ के जो डीजी हैं दलजीत सिंह चौधरी साहब यह सेवानिवृत्त हो गए साथियों। आईटीबीपी का गठन हुआ था 1962 ईस्वी में, जब चाइना ने धोखे से हमारे देश पर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के क्षेत्र में अटैक किया था। उस वर्ष 1962 में हमारे देश में एक पैरामिलिट्री फोर्स का गठन गृह मंत्रालय के अधीन होता है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। 1962 में बीएसएफ साथियों, इसका गठन 1965 में होता है, जब 1965 में पाकिस्तान से युद्ध होता है, पाकिस्तान को हमारे देश की सेना हराती है साथियों। तो उसी 1965 में एक पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन होता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ये था साथियों 4 दिसंबर यानी आज का करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। जो भी साथी नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किए, उन सभी का हृदय की गहराई से वेलकम है। अपने चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथियों। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।